यह 1992 की समर की बात है। कुछ बहुत ही अजीब हुआ। एक रात रिबेका नाम की एक छोटी बच्ची बाहर से आ रही एक अजीब आवाज सुनकर अचानक जाग जाती है। वह आवाज उसके घर के पीछे बने स्विमिंग पूल से आ रही थी। उत्सुकता में वह विंडो के पास जाती है और बाहर देखती है। वहाँ उसे पानी पर तैरती हुई एक छोटी टॉय बोट दिखाई देती है। रिबेका तुरंत अपने भाई टॉमी के कमरे में भागती है। वह उसे बताती है कि उसे उसकी खोई हुई टॉय बोट पूल में मिल गई है, लेकिन टॉमी बीमार है और जवाब देने के लिए भी बहुत कमजोर है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए रिबेका खुद टॉय लाने का फैसला करती है। वह चुपचाप बाहर जाती है और पूल तक पहुंचती है। पानी गहरा और शांत दिख रहा था। एक नेट का उपयोग करके वह टॉय को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह धीरे धीरे पानी में और गहरा डूबने लगता है। अब वह इसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हुए आगे झुकती है, लेकिन अचानक पानी के अंदर से कोई चीज उसे पकड़ लेती है। एक अनसीन फोर्स उसे पूल के अंदर खींचने लगती है। रिबेका स्ट्रगल करती है और घबरा जाती है, बचने की पूरी कोशिश करती है। कुछ सेकंड्स के बाद वह किसी तरह खुद को छुड़ाने में सफल हो जाती है और जल्दी से तैरकर ऊपर आ जाती है। जैसे ही वह सतह पर पहुंचती है, उसे पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पूल से बाहर निकलने के लिए कह रही है। राहत महसूस करते हुए रिबेका ऊपर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। उसकी माँ जा चुकी है। अब उलझन और डर में वह पूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पास में फिर से वही टॉय बोट तैरती हुई दिखाई देती है। एक पल के लिए वह हिचकिचाती है, फिर वह उसे पकड़ने का फैसला करती है। जैसे ही वह फिर से उसकी ओर पहुंचती है, वही इनविजिबल फोर्स उसे एक बार फिर नीचे खींच लेती है। इस बार वह पूरी तरह डिसअपीयर हो जाती है। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। सालों बाद वॉलर नाम का एक नया फैमिली एक नए घर की तलाश कर रहा है। फैमिली में रे, उसकी पत्नी ईव और उनके दो बच्चे इजी और एलियट शामिल हैं। रे एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन एक गंभीर इंजरी के बाद उसका करियर खत्म हो गया। अब वह बस अपने फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ चाहता है। वे एक हाउस एजेंट से मिलते हैं, जो उन्हें एक रिच नेबरहुड में एक सुंदर घर दिखाता है। घर एकदम सही लग रहा है, लेकिन यह उनके लिए बहुत महंगा है, इसलिए वे तलाश जारी रखते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक और घर मिलता है। यह वाला बहुत बड़ा और आश्चर्यजनक रूप से सस्ता है। एजेंट उन्हें बताता है कि घर काफी समय से खाली है, लेकिन सब कुछ अभी भी अच्छी स्थिति में है। बस एक चीज है जो अलग दिखती है, पिछवाड़े में एक बड़ा स्विमिंग पूल। फैमिली घर के चारों ओर देखना शुरू करता है, लेकिन रे की दिलचस्पी पूल में ज्यादा है। ये एक बड़े टार्प से ढका हुआ है। उत्सुक होकर रे करीब जाता है और बेहतर तरीके से देखता है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। पूल के पास पड़ी एक पुरानी बेसबॉल गेंद। वह उसे ऐसे उठाता है जैसे वह उसे उसके पास्ट की याद दिला रही हो, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वह सीधे टार्प पर गिर जाता है। अपनी हेल्थ कंडीशन के कारण रे ठीक से हिल नहीं पाता और अब टार्प पानी में डूबने लगता है, उसे अंदर खींचता हुआ। वह बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे टार्प उसे पानी के नीचे फंसा रहा है। एक पल के लिए स्थिति बहुत खराब लगती है, लेकिन किसी तरह बहुत कोशिश के बाद रे खुद को ऊपर खींचने और पूल से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। उसका फैमिली उसकी ओर भागता है, चिंतित और डरा हुआ। इस इंसिडेंट के बाद वे तय करते हैं कि शायद यह घर एक अच्छा आइडिया नहीं है। अगले दिन ईव रे को दूसरे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन इस बार खबर और भी बुरी है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि रे की स्थिति अब केवल एक इंजरी नहीं रही, ये कुछ और गंभीर हो गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसका मतलब है कि रे अब दोबारा बेसबॉल में नहीं लौट पाएगा। उसका करियर खत्म हो चुका है। अब वह केवल हल्का एक्सरसाइज ही कर सकता है और सबसे अच्छे ऑप्शंस में से एक है स्विमिंग। ये सुनकर रे सोचने लगता है। फिर वह कुछ अनएक्सपेक्टेड सजेस्ट करता है। क्या होगा अगर वे वास्तव में उस पूल वाले घर को खरीद लें? उसका मानना है कि पूल उसे बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है, शायद थोड़ा ठीक होने में भी। ईव इस बारे में सोचती है और अंत में सहमत हो जाती है। कुछ दिनों बाद वॉलर फैमिली घर में रहने आ जाता है। वे सब कुछ साफ करना और ठीक करना शुरू करते हैं। अब पूल साफ करने का समय है। एलियट को ड्रेन से गंदगी निकालने का काम दिया जाता है। वह कुछ बाहर निकालने के लिए अंदर हाथ डालता है, लेकिन अचानक उसका हाथ बुरी तरह कट जाता है। वह जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और शुक्र है कि वह ठीक है, लेकिन उसके तुरंत बाद ड्रेन से काला गंदा पानी रिसने लगता है। सब डर जाते हैं। इस पूल के बारे में कुछ तो है जो सही नहीं लग रहा। बाद में कपल पूल क्लीनर्स की एक टीम को बुलाता है। टीम लीडर सब कुछ जांचता है और उन्हें कुछ चौंकाने वाला बताता है। उसके अनुसार ये कोई नॉर्मल पूल नहीं है, ये नेचुरल है। पानी एक अंडरग्राउंड सोर्स से आता है और ये खुद को साफ रखता है। इस तरह का पूल बहुत रेयर है। उसके बाद टीम पूरे पूल को साफ कर देती है। अब ये ताजे पानी से भरा है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। अंत में फैमिली रिलैक्स करने का फैसला करता है। वे सभी पूल में उतरते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। काफी समय बाद पहली बार सब कुछ नॉर्मल लगता है और कुछ अजीब होता है। रे को पानी में बेहतर महसूस होने लगता है। उसका शरीर हल्का और अधिक फ्लेक्सिबल महसूस होता है, लगभग पहले जैसा। इससे उसे उम्मीद मिलती है, लेकिन फिर भी वह अपने पुराने बेसबॉल लाइफ को नहीं भूल पाता। उस शाम रे गराज में जाता है और अपनी पुरानी ट्रॉफीज और तस्वीरों को देखता है। उसके पास्ट की यादें उसे अब भी सताती हैं। उसी समय
समय ईव घर के अंदर अपने खर्चों की जांच कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह रिलैक्स करने का फैसला करती है और वापस पूल में जाती है। वह शांत पानी में चुपचाप तैरने लगती है। अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। एलियट की बिल्ली दूर बैठी पूल को घूर रही है, लेकिन बिल्ली डरी हुई लग रही है, जैसे वह कुछ देख रही हो। ईव इसे इग्नोर करती है और तैरती रहती है। फिर वह किसी को पूल के पास खड़ा देखती है। ऐसा लग रहा था कि रे अपनी छड़ी पकड़े खड़ा है। ईव चौंक जाती है, लेकिन जब वह दोबारा देखती है तो वहां कोई नहीं होता। अब चीजें और भी अजीब होने लगती हैं। पूल के चारों ओर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए ईव जल्दी से पूल से बाहर निकलती है और वापस अंदर चली जाती है। वह बेडरूम में जाती है और रे से पूछती है, क्या तुम अभी बाहर पूल के पास थे? लेकिन रे शांति से कहता है कि वह पूरे समय सो रहा था। अब ईव उलझन में है, लेकिन वह इसे इग्नोर करने का फैसला करती है और सो जाती है। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई है। बाहर एलियट की बिल्ली अभी भी पूल के पास है। वह धीरे धीरे ट्रैम्पोलिन पर चलती है और लेट जाती है। तभी उसे पानी में कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है, एक छोटी टॉय बोट। वही नाव जो सालों पहले रिबेका ने देखी थी। और अब हमें कुछ चौंकाने वाला एहसास होता है, ये वही घर है जहाँ से रिबेका डिसअपीयर हुई थी। अगली सुबह कुछ भयानक हुआ। बिल्ली गायब है। फैमिली को केवल उसका कॉलर पूल में तैरता हुआ मिलता है। एलियट का दिल टूट जाता है। रे कॉलर उठाता है और पानी की जांच करता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसके हाथ का घाव पूरी तरह से गायब हो गया है। वह रातों रात भर गया है। रे हैरान है। इस बीच एलियट अपने पेट को खोने के बाद दुखी है, इसलिए रे सेफ्टी के लिए पूल को फिर से टार्प से ढकने का फैसला करता है, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चलता। देर रात रे चुपके से वापस पूल में जाता है। वह फिर से तैरना शुरू करता है और एक बार फिर उसे अद्भुत महसूस होता है। उसका शरीर पहले से भी बेहतर महसूस कर रहा है। जल्द ही डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें चौंकाने वाली खबर मिलती है। डॉक्टर का कहना है कि रे में सुधार हो रहा है और वह भी थोड़ा बहुत नहीं। उसका ठीक होना बहुत ही अनयूजुअल तरीके से हो रहा है। रे और ईव खुशी से झूम उठते हैं। पहली बार उन्हें उम्मीद महसूस होती है, शायद रे एक दिन स्पोर्ट्स में वापस लौट सके। बाद में घर पर एलियट अपने पिता से उसके साथ तैरने के लिए कहता है। रे सहमत हो जाता है। वह एक छोटा सा गेम सजेस्ट करता है, पूल में कॉइन्स ढूंढना। लेकिन पहले रे कुछ एक्सरसाइज करने जाता है, इसलिए एलियट अपने टॉय के साथ अकेला पूल में जाता है। जैसे ही वह पानी के नीचे डाइव करता है, अचानक पूल में एक कॉइन गिरता है। एलियट को लगता है कि उसके पिता ने इसे फेंका है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर भी वह उसे उठाने जाता है। फिर एक और कॉइन गिरता है और फिर एक और। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज उसे धीरे धीरे पूल के गहरे हिस्से की ओर ले जा रही है। एक कॉइन ड्रेन में गिर जाता है। जैसे ही एलियट उसे उठाता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक लड़की की आवाज। वह जल्दी से ऊपर आता है और चारों ओर देखता है, लेकिन फिर से वहाँ कोई नहीं है। अब वह डर गया है। उसे लगता है कि शायद उसकी बहन मजाक कर रही है, लेकिन तभी आवाज उसे फिर से बुलाती है। इस बार पूल के अंदर से, एक अंधेरे छेद से। वह आवाज रिबेका की है, वही लड़की जो सालों पहले डिसअपीयर हो गई थी। वह एलियट से मदद मांगती है। वह कहती है कि अगर वह उसकी माँ को खोजने में मदद करेगा तो वह उसका खोया हुआ टॉय वापस कर देगी। एलियट धीरे धीरे उस छेद की ओर हाथ बढ़ाता है। उसे अंदर अपना टॉय दिखाई देता है। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक सड़ा हुआ टूटा हुआ हाथ उसे पकड़ लेता है। एलियट डर के मारे चीख पड़ता है। वह जल्दी से पीछे हटता है और तैर कर ऊपर आता है। किसी तरह बच निकलता है। वह अपनी माँ के पास भागता है और उन्हें सब कुछ बताता है। ईव पूल की जांच करने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वह देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। बस एलियट का टॉय पानी पर तैर रहा है। बाद में ईव इस बारे में रे से बात करती है, लेकिन रे को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि एलियट ने सब कुछ बस इमेजिन किया है। वह यहाँ तक कहता है कि एलियट को और फ्रेंड्स की जरूरत है, इसलिए वह एक पूल पार्टी देने और स्कूल के बच्चों को बुलाने का फैसला करता है। ईव सहमत हो जाती है, लेकिन मन ही मन वह जानती है कि कुछ गलत है। अगले दिन रे एलियट के स्कूल जाता है। वह बेसबॉल टीम की मदद करता है और उन्हें कुछ टिप्स सिखाता है। ईव और इजी पास बैठकर देखते हैं। जब एलियट की बारी आती है तो वह अपनी पहली ही कोशिश में गेंद को पूरी तरह से हिट करता है। रे और ईव प्राउड महसूस करते हैं। फिर कोचेज में से एक मुस्कुराता है और रे को अपना स्किल दिखाने के लिए इनवाइट करता है। पहले तो रे हिचकिचाता है, लेकिन फिर वह मान जाता है। पहली गेंद आती है। रे बैट घुमाता है, लेकिन चूक जाता है। दूसरी बार वह फिर कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर अभी भी वीक है। सब चिंतित होने लगते हैं, लेकिन रे हार नहीं मानता। तीसरी थ्रो पर कुछ बदल जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही एहसास है जैसा उसे पूल में मिलता है। उसका शरीर अचानक फिर से स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगता है और इस बार रे जोर से बैट घुमाता है और एक परफेक्ट होम रन मारता है। गेंद मैदान के पार बहुत दूर चली जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। टीम उसकी ओर दौड़ती है, चीयर करती है और जश्न मनाती है, लेकिन एलियट और इजी मुस्कुरा नहीं रहे हैं। वे उलझन में हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह नॉर्मल नहीं है। उस दिन बाद में रे और ईव एक रोमांटिक डिनर पर जाने का फैसला करते हैं। वे एलियट की देखभाल के लिए इजी को घर पर छोड़ देते हैं। जैसे ही उनके पेरेंट्स जाते हैं, इजी अपने फ्रेंड को घर बुलाती
हैं। वे दोनों पूल में कुछ मस्ती करने का फैसला करते हैं। वे मार्को पोलो खेलना शुरू करते हैं। अब इजी की बारी है अपने फ्रेंड को ढूंढने की। वह अपनी आंखें बंद करती है और पानी में खोजना शुरू करती है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे परेशान करने के लिए चुपचाप पूल से बाहर निकल जाता है। उसी समय पूल की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, फिर धीरे धीरे वे बंद हो जाती हैं। इजी के पीछे सब कुछ काला हो जाता है। कोई उसे देख रहा है, पानी के अंदर एक अंधेरी डरावनी आकृति। लेकिन इजी को लगता है कि वह उसका फ्रेंड है, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए नीचे डाइव लगाती है। लेकिन इसके बजाय उसका सामना एक भयानक क्रीचर से होता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, क्रीचर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचता है। इजी घबरा जाती है और बचने के लिए स्ट्रगल करती है। भाग्य से वह किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और जल्दी से तैरकर ऊपर आ जाती है। वह सतह पर पहुंचती है और तेज सांसें लेती है। उसका फ्रेंड वहां उलझन में खड़ा है। इजी डर के मारे पूल से बाहर भागती है। वह उसे बताती है कि किसी ने उसका पैर पकड़ा था, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि उसने पानी में किसी और को नहीं देखा। तभी उनके पेरेंट्स घर लौट आते हैं। इजी का फ्रेंड पकड़े जाने से पहले जल्दी से निकल जाता है, लेकिन उसके बाद भी इजी को यकीन है। वह जानती है कि उसने कुछ रियल देखा था, कुछ खतरनाक। अगली सुबह इलियट इजी के कमरे में जाता है। वह उसे बताता है कि उसने कल रात उसे डरा हुआ देखा था। उसे यह भी विश्वास है कि उसने पूल में कुछ देखा था, लेकिन इजी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वह अपने पेरेंट्स को डराना नहीं चाहती, इसलिए वह इलियट से इसे सीक्रेट रखने का वादा लेती है। बाद में फैमिली एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करने का निर्णय लेता है। बहुत से लोग आते हैं और हर कोई एंजॉय करने लगता है, लेकिन इलियट के मन में कुछ और ही है। वह चुपके से बेडरूम की विंडो के पास एक कैमरा लगाता है। वह पूल के पास होने वाली किसी भी अजीब चीज को रिकॉर्ड करना चाहता है। इस बीच रे इलियट को ढूंढ रहा है। वह उसके साथ तैरना चाहता है, लेकिन इसके बजाय वह बेसबॉल टीम के टाई नाम के लड़के से मिलता है। टाई रे से उस गेंद पर ऑटोग्राफ मांगता है जिसे उसने पहले हिट किया था। रे गेंद लेता है और उसे करीब से देखता है और कुछ चौंकाने वाला नोटिस करता है। गेंद का लेदर उसकी सिर्फ एक हिट से थोड़ा फट गया है। ऐसा होना पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन रे फिलहाल इसे इग्नोर कर देता है। फिर वह पूल में एक मजेदार गेम होते हुए देखता है। दो बच्चे अपने पेरेंट्स के कंधों पर बैठकर एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। रे मुस्कुराता है और इसमें शामिल हो जाता है। वह गेम खेलने के लिए टाई को अपने कंधों पर उठा लेता है। उसी समय ईव अंदर खाना तैयार कर रही है। वह हाउस एजेंट से बात करने लगती है। ईव मेंशन करती है कि इलियट हाल ही में पूल में डर गया था। वह उन अजीब चीजों के बारे में भी बात करती है जो उसने नोटिस की थी, जैसे लाइट्स का अपने आप बंद हो जाना। लेकिन एजेंट जल्दी से टॉपिक बदल देती है। लेकिन ईव बता सकती है कि वह कुछ छिपा रही है, इसलिए वह उसे सच बताने के लिए मजबूर करती है। अंत में एजेंट हार मान लेती है। वह रिवील करती है कि इस घर में पहले एक फैमिली रहता था और उनकी छोटी बच्ची रिबेका पूल में गायब हो गई थी। उसके बाद कोई भी घर नहीं खरीदना चाहता था। लोगों का मानना था कि यह हॉन्टेड है, लेकिन एजेंट जल्दी से कहती है कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। वह उन्हें पहले डराना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सच है। पूल पार्टी के दौरान जब सब मस्ती करने में व्यस्त होते हैं, कुछ भयानक होता है। वह डार्क पावर फिर से प्रकट होती है। इस बार यह ड्रेन से काले धुएं के रूप में निकलती है। धीरे धीरे यह पानी के माध्यम से चलती है और रे के शरीर में एंटर करती है। रे अचानक कंट्रोल खो देता है। ऐसा लग रहा है जैसे अब कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है। वह पूल में पीछे की ओर चलने लगता है। टाई अभी भी उसके कंधों पर बैठा है और धीरे धीरे पानी के नीचे चला जाता है। टाई डूबने लगता है। वह आजाद होने की कोशिश में स्ट्रगल करता है, लेकिन रे ने उसे कसकर पकड़ रखा है। आसपास कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है, लेकिन इलियट हिडन कैमरा के माध्यम से सब कुछ देख लेता है। वह घबरा जाता है और अपनी माँ को बुलाने के लिए भागता है। इससे पहले कि ईव कुछ कर पाती, टाई के पेरेंट्स को पता चलता है कि कुछ गलत है। वे पूल में भागते हैं और उसे समय रहते बाहर निकाल लेते हैं। टाई बच जाता है, लेकिन उसके पैर बुरी तरह इंजर हो जाते हैं। उसी समय रे पानी में अनकॉन्शियस पाया जाता है। उसका फैमिली उसे जल्दी से बाहर निकालता है। सब हैरान है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या हुआ। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है, लेकिन ईव टाई के पेरेंट्स से केस रजिस्टर न करने का रिक्वेस्ट करती है। वे सहमत हो जाते हैं, लेकिन वे रे को उनके बेटे से दूर रहने और टीम से भी दूर रहने की चेतावनी देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद ईव को अब यकीन हो गया है, पूल खतरनाक है, ये नॉर्मल नहीं है। समय बर्बाद किए बिना वह अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। वह तुरंत घर छोड़ना चाहती है, लेकिन रे मना कर देता है। उसका कहना है कि यहाँ रहना उसके साथ हुई सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पूल उसे ठीक कर रहा है। वह जाना नहीं चाहता। ईव किसी तरह उसे कार में बैठने के लिए मना लेती है। वे दूर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक रे को बहुत बीमार महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह पानी के बाहर भी डूब रहा है। वह ठीक से ब्रेथ नहीं ले पा रहा है। फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वे कार मोड़ते हैं और वापस घर चले जाते हैं। ईव अब डरी हुई है। उसे एहसास होता है कि पूल में जो कुछ भी है उसका रे पर कंट्रोल है। अब ईव सच्चाई जानने का फैसला करती है। वह घर के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है और जो उसे मिलता है वह चौंकाने वाला है। उस पूल में लोगों के गायब होने के कई मामले सामने आए हैं और अधिक समझने के लिए वह मिसेस समर्स
से मिलने जाती है, जो घर की पिछली ओनर और रिबेका की माँ है। ईव उन्हें वह सब बताती है जो हो रहा है और पूछती है कि रिबेका के साथ वास्तव में क्या हुआ था। पहले तो मिसेस समर्स बात करने से मना कर देती हैं, लेकिन फिर वे आखिरकार सब बता देती हैं। वे ईव को एक पुरानी लेजेंड के बारे में बताती हैं, डमी नाम का एक छिपा हुआ विशिंग फाउंटेन। कहानी के अनुसार यह फाउंटेन किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, लेकिन इसकी एक कैच है। हर इच्छा की एक कीमत होती है, बदले में एक जीवन। और किसी तरह उस पूल का पानी उस फाउंटेन से जुड़ा है, इसीलिए वह शक्ति वहाँ रहती है। वह इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन बदले में जान लेती है। फिर मिसेस समर्स एक भयानक बात बताती हैं। जिस रात रिबेका डिसअपीयर हुई, वह होश में नहीं थी। उस शक्ति ने उन पर कंट्रोल कर लिया था। उनके मन में गहराई से अपने बीमार बच्चे के ठीक होने की इच्छा थी, लेकिन इसकी कीमत उनकी दूसरी बेटी की जान थी। ईव हैरान रह जाती है, उसे सच्चाई समझ आ जाती है। किसी और को बचाने के लिए रिबेका की बलि दी गई थी। अब ईव सब कुछ समझ जाती है। पूल फ्री में ठीक नहीं करता, वह बदले में कुछ लेता है। अपनी आंखों में डर के साथ वह मिसेस समर्स से एक आखिरी सवाल पूछती है, मैं अपने फैमिली के साथ ऐसा होने से कैसे रोकूं? लेकिन इससे पहले कि मिसेस समर्स जवाब दे पाती, कुछ अजीब होता है। वह अचानक बीमार महसूस करने लगती हैं, बिल्कुल पहले रे की तरह। ऐसा लगता है जैसे खड़े खड़े ही वह डूब रही हों। ईव उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिसेस समर्स पर साया आ जाता है। उनकी आंखों, नाक और मुंह से काला पानी निकलने लगता है। यह बेहद डरावना है। कंट्रोल खोने से पहले वह एक आखिरी बात कहती हैं, फाउंटेन अपनी कीमत लेकर रहेगा और ये कभी नहीं रुकेगा। ये साइकिल हमेशा दोहराता रहेगा। ईव पैनिक में है। वह जल्दी से बाहर निकलती है और वापस घर की ओर भागती है। रास्ते में वह बार बार रे को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। उस समय रे शावर में है और एक बार फिर वह डार्क पावर उस पर कंट्रोल कर लेती है। कुछ मिनटों बाद इजी और एलियट स्कूल से घर लौटते हैं। वे अपने पेरेंट्स को पुकारते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इजी गैराज चेक करने जाती है। इस बीच एलियट किचन में जाता है और अपने लिए एक गिलास पानी डालता है, लेकिन पीने से ठीक पहले उसे कुछ सुनाई देता है, एक जानी पहचानी आवाज। ये उसकी खोई हुई बिल्ली है। एलियट धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करता है। वह उसे पूल तक ले जाती है। जैसे ही वह निकलता है, काउंटर पर रखा गिलास अचानक अपने आप हिलता है और जमीन पर गिर जाता है। स्पष्ट रूप से कुछ सही नहीं है। एलियट पूल तक पहुंचता है। उसे पानी में एक फ्लोट पर एक परछाई दिखाई देती है। वह उसकी बिल्ली जैसी लगती है। वह उस तक पहुंचने के लिए ट्रैम्पोलिन पर चढ़ जाता है। उसी समय पूल की लाइट्स फिर से फ्लिकर करती हैं। टार्प की मशीन अपने आप चलने लगती है। एलियट आखिरकार फ्लोट तक पहुंच जाता है, लेकिन अपनी बिल्ली के बजाय वह उस डार्क पावर को देखता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वह उसे पकड़ लेती है और पानी में खींच लेती है। घर के अंदर इजी को एलियट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर भागती है, लेकिन अब टार्प ने पूल को पूरी तरह से ढक दिया है। वह उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। तभी ईव पहुंचती है। वह इजी की मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन दोनों मिलकर भी टार्प नहीं हटा पाती। इसलिए ईव एक क्विक डिसीजन लेती है। वह अपने बेटे को बचाने के लिए सीधे पूल में कूद जाती है। साथ ही इजी मदद के लिए फोन करने किचन में भागती है, लेकिन वह टूटे हुए कांच पर फिसल जाती है और उसका हाथ बुरी तरह कट जाता है। पूल में वापस ईव हर जगह एलियट को ढूंढती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखता। तभी उसे ड्रेन के पास एक काला धब्बा दिखाई देता है, जैसे कोई सीक्रेट पैसेज। ईव एक डीप ब्रेथ लेती है। वह खुद को एक होस से बांधती है और उस अंधेरे छेद में डाइव लगाती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि इजी भी अब खतरे में है। घर के अंदर रे दिखाई देता है, लेकिन वह अब खुद के वश में नहीं है। वह पूरी तरह से शक्ति के कंट्रोल में है। वह इजी पर हमला करता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। फिर वह कुछ भयानक कहता है। एलियट को सैक्रिफाइस के रूप में चुना गया है। इजी इसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है। वह भागती है और गराज में छिप जाती है। रे धीरे धीरे उसके पीछे आता है। इस बीच पूल की गहराइयों में ईव उस अंधेरी टनल से गुजरती है और आखिरकार उसे पानी में तैरता हुआ अनकॉन्शियस एलियट मिल जाता है। वह जल्दी से उसे पकड़ लेती है और वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर की ओर तैरती है, कोई चीज उसका रास्ता रोक लेती है। सोल्स, पानी के अंदर फंसी दर्जनों रूहें, वे उसे भागने से रोकने की कोशिश करती हैं। ईव स्ट्रगल करती है, लेकिन किसी तरह खुद को छुड़ाने में सफल हो जाती है। हालांकि अब वह खो गई है। चारों ओर अंधेरा है। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और जब सब कुछ होपलेस लगता है, तभी उसके सामने एक आकृति दिखाई देती है। यह रिबेका है, उसकी सोल। वह चुपचाप ईव को बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। उसकी बदौलत ईव आखिरकार सतह पर वापस आने का रास्ता खोज लेती है। ईव एलियट के साथ पानी से बाहर आती है, लेकिन एक समस्या है। एलियट ब्रेथ नहीं ले रहा है। ईव पैनिक हो जाती है। वह तुरंत उसे होश में लाने की कोशिश शुरू कर देती है। वह बार बार उसकी चेस्ट को दबाती है, इस उम्मीद में कि वह वापस आ जाए, लेकिन अचानक रे पीछे से प्रकट होता है, अभी भी उस साए के वश में। वह ईव पर हमला करता है और कहता है, तुम सैक्रिफाइस को नहीं रोक सकती। ऐसा लगता है कि यह फैमिली के लिए अंत है। लेकिन ठीक उसी समय इजी बेसबॉल बैट लेकर पहुंचती है। बिना सोचे समझे वह रे पर बार बार वार करती है। आखिरकार रे जमीन पर गिर जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए वह वापस होश में आता है। फैमिली जल्दी से भागने का फैसला करता है। वे घर छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे पूल से दूर जाते हैं, एलियट को कुछ होने लगता है। काली शक्ति उस पर फिर से हमला करना शुरू कर देती है। ये उसे वापस खींच रही है। रे सच्चाई समझ जाता है, अगर सैक्रिफाइस नहीं दी गई तो एलियट मर जाएगा। अपनी आंखों में आंसू लिए रे अपने फैमिली की ओर देखता है और माफी मांगता है। इजी उसे रोकने की कोशिश करती
जाती है, लेकिन रे अपना फैसला कर चुका है। वह धीरे धीरे पूल की ओर बढ़ता है। करेज के एक अंतिम कार्य में रे पानी में कूद जाता है। काली परछाइयां ऊपर उठती हैं और उसे अंदर खींच लेती हैं, और बस ऐसे ही सब खत्म हो जाता है। कर्स उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन उसका फैमिली आखिरकार सुरक्षित है। बाद में ईव, इलियट और इजी खामोशी से पूल के पास खड़े होते हैं। वे बच तो गए हैं, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ईव सजेस्ट करती है कि उन्हें घर बेच देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, कहीं और एक नया लाइफ स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन बच्चे कुछ अलग कहते हैं। उनका मानना है कि अपने पिता का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि कोई और इस तरह का दुख न झेले। ईव सहमत हो जाती है और अंत में वे पूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वे सारा पानी निकाल देते हैं और उसे पूरी तरह से मिट्टी से ढक देते हैं। शापित फाउंटेन से संबंध आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और बुराई शांत हो जाती है। वॉलर फैमिली आगे बढ़ जाता है, लेकिन वे उस पूल में जो कुछ भी हुआ उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आपको इस फिल्म के बारे में क्या लगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और भी वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।